अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamualaikum students. Here I'm teach to physics class 9th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट्स, इस तरह ऑनलाइन लर्निंग करके आपको किसी इंस्टीट्यूट और किसी ट्यूटर से भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप सो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के तहत आप ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। उम्मीद है हमारे ये वीडियो लेक्चर्स आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। Now today we discuss about the chapter number 3 which is dynamic. डायनामिक का मतलब होता है हरकती, मतलब जो चीज़ हरकत में हो, ठीक है। हम उन चीज़ों को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसा कि इसके नाम से जाहिर होता है हरकती, मतलब जो चीज़ें मोशन में हो, मोशन से रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक है। हम लोग फर्स्टली इसकी आउटलाइंस को अगर हम लोग डिस्कस करें कि हम लोग आउटलाइंस में क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली फोर्स क्या होती है, इनर्शिया, फ्रिक्शन एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी होती हैं, हम लोग इन्हें डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। देन हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को। आफ्टर डैट हम इसमें डिस्कस करेंगे मास और वेट के दरमियान में क्या डिफरेंस होता है, हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। देन हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलेट द टेंशन एंड एक्सेलेरेशन इन अ स्ट्रिंग मोशन ऑफ अ बॉडी कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग एंड पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली यूजिंग द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करके हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। देन हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे। हम लोग देन इन चीज़ों को अपनी जो डेली लाइफ है उनसे भी रिलेट करेंगे कि आया कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं और किस तरह से हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हम चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ऑटोमेटिकली हम लोग उन चीज़ों को फिज़िक्स से भी रिलेट कर रहे होते हैं। वो चीज़ें फिज़िक्स से ही रिलेट करती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये किस तरह से इसमें हम लोग फिज़िक्स अप्लाई करते हैं, तो वो आज हम सीखेंगे। डिटरमिन द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ऑफ अ टू ऑब्जेक्ट यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम दो ऑब्जेक्ट्स को कोलाइड कराएंगे और देन उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स हम लोग एक नेक्स्ट एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसी तरीके से हम लोग रूलिंग फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके रूलिंग फ्रिक्शन को किस तरह से रिड्यूस किया जाता है और बेसिकली फ्रिक्शन किस वजह से पैदा होती है। हम लोग इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिस्कस करेंगे, जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं। हम लोग इन टॉपिक्स को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं डायनामिक्स को। चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स के बारे में। काइनेमेटिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया था द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कॉज। हम लोगों ने जस्ट मोशन को डिस्कस किया था विदाउट कॉजेज, मतलब वो मोशन किस वजह से हो रहा है हम लोगों ने ये डिस्कस नहीं किया था। हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी किया था, तो वो है काइनेमेटिक्स। तो डायनामिक्स क्या है बेसिकली, ये बेसिकली है द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द कॉजेस ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड डायनामिक्स। मतलब ये किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस करना और उसके कॉज को डिस्कस करना कि उसमें किस वजह से मोशन हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द डायनामिक्स। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ पे और डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि जो डायनामिक्स है उसमें हम लोग कॉज को भी डिस्कस करते हैं, जबकि जो काइनेमेटिक्स है उसमें हम लोग कॉज को डिस्कस नहीं करते।
ठीक है, फर्स्टली हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं। हमारा टॉपिक है 13.1 3.1 फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। ठीक है, फर्स्टली हम लोग फोर्स को डिफाइन करते हैं। बेसिकली फोर्स है क्या है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एक चीज़ रेस्ट में पड़ी हुई है तो वो तब तक उस चीज़ रेस्ट में पड़ी रहेगी जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे। जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी मूव करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्स एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की जो कि मूव करवाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं डायग्राम में स्टूडेंट्स, एक जो रेडी वाला है वो रेडी को चला रहा होता है। ठीक है, अगर वो इस रेडी के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो ये रेडी मूव करेगी। ठीक है, तो फोर्स क्या बेसिकली क्या करती है, ये रेडी वाला रेडी को मूव करवा रहा है। फोर्स क्या करती है, किसी भी बॉडी को मूव करवाती है। सिमिलरली स्टूडेंट, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकती है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉल आ रही है, आप उस बॉल को फोर्स लगा के रोकते हैं। ठीक है, अगर बॉलर फुटबॉल को किक करता है तो बेसिकली वो फोर्स लगा के उस बॉल को रोक रहा होता है। क्लियर, तो हम कह सकते हैं कि फोर्स स्टॉप भी करती है। ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट्स, जो फोर्स है वो डायरेक्शन को भी चेंज करती है। ठीक है, जो फोर्स है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज करती है। A force moves to tend to move, stop or tend to stop the motion of a body. The force can also change the direction of motion of the body. स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं कि एक किस तरह से वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करता है। ठीक है, एक जो गेंद करवा रहा है, ठीक है, और जो इस बैट के साथ खेल रहा है। ठीक है, जब वो गेंद फेंकेगा तो ये जो बॉलर है उस अपने बैट को इस तरह ऑटोमेटिकली सेटअप कर लेगा कि वो उसमें बॉल को हिट कर सके। ठीक है, बैट बॉल को हिट कर सके। ठीक है, तो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव भी करवाती है, उसको स्टॉप भी करती है और उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि आप फोर्स लगाएं कि एक बॉडी मूव करे, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेट्स सपोज आप एक बॉल को पे फोर्स लगाएं तो क्या वो बॉल मूव करेगी? नहीं स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं कि जब भी आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट वो मूव करे। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको फोर्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया, फोर्स बेसिकली क्या है। ठीक है, सो फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं, फोर्स को रीड आउट करते हैं। वी कैन ओपन अ डोर एदर बाय पुशिंग और पुलिंग इट। ठीक है, हम लोग डोर को ओपन करते हैं या तो हम उसको पुश करते हैं या पुल करते हैं। शो मैन पुशिंग अ कार्ट, द पुश में मूव टू कार्ट चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन और मे स्टॉप द मूविंग कार्ट। अब वो जो कॉर्ड है उसको हम लोग मूव भी करवा सकते हैं, स्टॉप भी करवा सकते हैं और उसका जो वो ठेला है उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट, एक बैट्समैन है, इज चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल बाय पुशिंग और इट विद हिट्स बॉल हिज बैट। इसी तरीके से एक जो बॉलर है वो अपने बैट के थ्रू एक बॉल की डायरेक्शन को स्टॉप भी कर सकता है, मूव भी करवा सकता है और उस बॉल की डायरेक्शन को चेंज भी कर सकता है बैट्समैन। क्लियर, अ फोर्स में नॉट काज अ बॉडी टू मूव। लुक एट पिक्चर एज शोन इन फिगर 3.3। A boy is pushing a ball and is trying to move it. Could have moved the ball. ऐसा नहीं है, जब भी हम लोग फोर्स लगाएं तो एक बॉडी मूव करे। ठीक है, जैसे कि उसने एक एग्जांपल 3.3 में दिखाया गया है कि एक वो बॉय है वो बॉल को पुश कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में ना तो वो जो है बॉल है वो अपनी जगह से हिलेगी। ठीक है, इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि जब भी हम लोग किसी भी बॉडी को पुश करें तो वो मतलब कि अपनी जगह से मूव करें। इसका मतलब ये हुआ, हमने ये सीखा, a force moves or tend to move, stop or tend to stop of a motion of a body. The force can also change the direction of a body. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक और टॉपिक को डिस्कस करते हैं, वो है हमारे पास इनर्शिया। क्लियर स्टूडेंट्स, इनर्शिया बेसिकली क्या है? ठीक है, और ये किस तरह से पैदा होता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे।
क्लियर स्टूडेंट्स? तो बेसिकली जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया बेसिकली क्या है? गैलीलियो एक साइंटिस्ट था, उसने ये ऑब्जर्व किया था, ठीक है। इस साइंटिस्ट का नेम था गैलीलियो। गैलीलियो ऑब्जर्व दैट इट इज इजी टू मूव और स्टॉप द ऑब्जेक्ट विद हैवियर वंस। हैवियर ऑब्जेक्ट आर डिफिकल्ट टू मूव और मूविंग व्हेन डिफिकल्ट टू स्टॉप, ठीक है। इसने ये कहा कि अगर एक बॉडी है, उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो एक जो लाइट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो इजीली मूव भी कर जाता है और वो स्टॉप भी उसको करना आसान होता है, क्लियर। एज कंपेयर टू हैवियर वन, उसको भी मूव करना मुश्किल होता है और उसको स्टॉप करना भी मुश्किल होता है, ठीक है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, मैं अगर आपसे कहूँ कि आपने एक छोटा पत्थर, एक बड़ा पत्थर है, उन दोनों को उठाना है, तो आप ऑब्वियसली छोटे पत्थर को इजीली उठा लेंगे और बड़े पत्थर को इजीली उठा नहीं सकेंगे, क्लियर स्टूडेंट्स। तो क्या इतनी ही फोर्स आपको लगानी पड़ेगी जितनी आपने छोटे पत्थर पे लगाई बड़े पत्थर को उठाने के लिए? जी नहीं, ये सिर्फ इनर्शिया की वजह से ऐसा पॉसिबल हुआ, ठीक है। हर बॉडी के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी मौजूद होती है, ठीक है, जो हमारी फोर्स को रेजिस्ट कर रही होती है, अपोज कर रही होती है, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी कहलाती है इनर्शिया। Inertia of a body, it is property due to which is resist any change in the state of rest or motion. अब वो ऑब्जेक्ट जिनका मैस कम होगा उनका इनर्शिया भी कम होगा, उनको स्टॉप करना और मूव करना इजी होगा। अगर हैवियर ऑब्जेक्ट है उनका इनर्शिया बहुत ज़्यादा होगा, उनको मूव करना भी बहुत मुश्किल होगा और उनको स्टॉप करना भी बहुत आसान होगा, क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसको इस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट और रेस्ट ऑफ मोशन, जो रेजिस्ट करती है, जो उसको रोकती है, ठीक है। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, बेसिकली जो उसका इनर्शिया है वो उसको रेस्ट में रखता है। सिमिलरली अगर बॉडी मोशन में है तो उस बॉडी का इनर्शिया उसको मोशन में रखता है, क्लियर। Newton concluded that every body resists to the change in the state of rest or uniform motion in a straight line. He called the property of matter as inertia. Inertia matter की property है, inertia भी, ठीक है। हमारी जो बॉडी है उसको भी, उसमें भी inertia है, ठीक है। He related to the inertia of a body with its mass. Greater is the mass of the body, greater is inertia. जितना एक बॉडी का मैस ज़्यादा होगा उसमें इनर्शिया की वैल्यू भी इतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये इनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं 3.1, ठीक है। Take a glass and cover it with a piece of cardboard and place a coin on the cardboard as shown in fig, ठीक है। हम लोगों ने एक ग्लास लिया और हम लोगों ने इसमें एक पीस ऑफ कार्डबोर्ड लिया और इसके पीस ऑफ कार्डबोर्ड के ऊपर हम लोगों ने कुछ कॉइन्स को सेट रख दिया है। डू द कॉइन मूव्स विद कार्डबोर्ड, क्या ये कॉइन्स मूव करेंगे? डज द कॉइन मूव विद द कार्डबोर्ड और द कॉइन डज नॉट मूव विद द कार्डबोर्ड ड्यू टू द इनर्शिया। तो वो जो कॉइन्स हैं वो कार्डबोर्ड की इनर्शिया की वजह से मूव नहीं करेंगे। वेयर डज द कॉइन गो, द कार्डबोर्ड फाइल्स अवे। इसी तरीके से हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। वी कंसिडर एन अदर एग्जांपल ऑफ इनर्शिया। कट अ स्ट्रिप ऑफ पेपर, हम लोगों ने एक पेपर की स्ट्रिप है उसको कट करना है, ठीक है। प्लेस इट ऑन द टेबल, हम लोगों ने उसको टेबल के ऊपर रखना है। स्ट्रेच अ फ्यू कॉइन्स ऑन इट एंड इट वन एंड, और उसके एक एंड पे हम लोगों ने कुछ सिक्के रखने हैं। पुल आउट ऑफ द पेपर स्ट्रिप अंडर द कॉइन्स विद अ जर्क। अब हम लोगों ने उस स्ट्रिप को एक झटके के साथ उनको उठाना है। डू यू सी इन पुलिंग आउट द पेपर स्ट्रिप अंडर द स्टैक कॉइन विदाउट लेटिंग देम टू फॉल? Why do the coins remain stashed on pulling out to the paper strip quickly under the stack?
स्टूडेंट्स हमने ये बताना है कि जब हम लोगों ने उनको एक जर्क के साथ स्ट्रिप को उठाया तो जो कुछ कॉइन्स थे वो स्टैक्ड ओवर रिमेन अनडिस्टर्बिंग ऑन अ पुलिंग ऑन पेपर स्ट्रिप क्विकली। तो वो कुछ कॉइन्स थे वो बगैर डिस्टर्ब किए हुए उसकी स्ट्रिप के ऊपर ही रहे थे। ठीक है, वो क्यों रहे थे? बेसिकली ये भी एक इनर्शिया की वजह से ही रहे थे। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंटम। मोमेंटम के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, बेसिकली मोमेंटम क्या है अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम को। लेट्स सपोज एक स्मॉल बुलेट, ठीक है, अगर हम इस बुलेट को गन के साथ फायर करेंगे तो इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत लार्ज होगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल को हम लोग डिस्कस करें। एक ट्रक जो है वो चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, उसको जो रोकना है उसको बहुत मुश्किल होता है। हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ट्रक का भी जो इम्पैक्ट है वो बहुत लार्ज होगा। ठीक है, अब जो ये इम्पैक्ट ज़्यादा है इन दोनों केसेस में, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द मोमेंटम। ठीक है, उन दोनों ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा है। अब बेसिकली जो मोमेंटम है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है मास और वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, मोमेंटम को हम लोग p से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मोमेंटम को हम लोग p से रिप्रेजेंट करते हैं और जो मोमेंटम है वो इक्वल टू होता है, ठीक है, मोमेंटम डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, जो बुलेट है उसका मास तो बहुत कम होता है लेकिन जो उसका वेलोसिटी है उसकी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर लेट्स सपोज उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो गई तो ऑब्वियसली उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर हम लोग ट्रक की बात करें तो ट्रक का मास बहुत ज़्यादा होता है तो दैट्स मीन्स कि उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि ट्रक का भी जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। ठीक है, क्लियर? अगर हम लोग डिस्कस करें मोमेंटम p इज इक्वल टू mv, मास का जो यूनिट है, ठीक है, वो हमारे पास होता है किलोग्राम। ठीक है, और जो वेलोसिटी है उसका जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए किलोग्राम मीटर पर सेकंड, हमारे पास यूनिट आ गया मोमेंटम का। ठीक है, ये हमारे पास मोमेंटम का यूनिट किलोग्राम पर सेकंड। स्टूडेंट्स मोमेंटम हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, बिकॉज स्टूडेंट्स यहाँ पे वेलोसिटी इंक्लूड कर रही है और जो वेलोसिटी हमारे पास आल्सो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी, मोमेंटम भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और जिसका यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड और मोमेंटम को हम लोग p से रिप्रेजेंट करते हैं और मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास p इज इक्वल टू mv के। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टर्म समझ आ गई होंगी। क्लियर? नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को। क्लियर? आज हम लोग फर्स्ट लॉ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बेसिकली न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? अ बॉडी कंटिन्यूअस इज इट्स स्टेट और रेस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी अनटिल हम लोग उस पर फोर्स अप्लाई ना करें। अगर एक बॉडी हरकत में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगी अनलेस और अनटिल हम उस पर फोर्स अप्लाई ना करें, उसको स्टॉप ना करें। ठीक है स्टूडेंट? फर्स्टली स्टूडेंट्स लेट्स सपोज हमारे पास कोई टेबल रखी हुई है तो वो टेबल वहीं पे रखी होगी जब तक हम उस टेबल को फोर्स लगा के उसको मूव ना करें। क्लियर? या फिर स्टूडेंट्स हमारे पास एक बॉल है, अ मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट स्टॉप मूविंग विद इटसेल्फ। इसी तरीके से एक बॉल आ रही है, ठीक है, वो उस टाइम तक स्टॉप नहीं होगी जब तक मैं उसको स्टॉप नहीं करूँगी। आप ये सोच रहे होंगे कि जब हम एक बॉल को थ्रो करते हैं ऑटोमेटिकली वो कुछ देर के बाद रुक जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? ये हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से होता है। वहाँ पे फ्रिक्शन लग रही होती है तो वो हमारे पास वहाँ पे जाके बॉल रुक जाती है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर
एक नेट फोर्स एक्ट ना कर रही हो तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगा, या फिर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? जैसा कि अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल रिमेन एट रेस्ट एज लॉन्ग एज नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर कोई बुक है, ठीक है, वो उस वक्त तक उस टेबल के ऊपर पड़ी रहेगी जब तक हम उसको मूव नहीं करवाएंगे। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से एक हमारे पास रोल्ड बॉल है, वो उस वक्त तक मतलब कि कंटिन्यूस मूव करता रहेगा जब तक हम उसको स्टॉप नहीं करवाएंगे। A body continues its state of rest or of uniform motion in a straight line provided no net force act on it. एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो उस वक्त तक रेस्ट में ही रहेगी जब तक हम उस पे कोई जब तक हम उसको मूव नहीं करवाएंगे। क्लियर? इसी तरीके से अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो उस वक्त तक मोशन में रहेगी जब तक हम उस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिकली रेस्ट और मोशन के लिहाज से फोर्स को। सो स्टूडेंट, दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्लियर स्टूडेंट्स? सिंस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, इसको भी हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। बेसिकली ये लॉ डिस्कस करता है इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सो लॉ ऑफ इनर्शिया को भी हम लोग इसमें स्टेट करेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नॉन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर आपको आ जाए न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया आ जाए तो आप लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया को भी डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ को भी स्टेट करेंगे। क्लियर? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। We have observed that the passenger standing in a bus fall forward when its driver applies brake suddenly. ठीक है? It because the upper part of their body tend to continue their motion while lower part of their body is contact with the bus stop with it. Hence they fall forwards. स्टूडेंट्स, इसमें ये एक एग्जाम्पल है, उसमें बताया गया है कि लेट्स सपोज एक व्हेन अ बस टेक अ शार्प टर्न, जब एक बस शार्प टर्न लेती है तो जो मुसाफिर होते हैं सडनली आउटवर्ड डायरेक्शन में गिरने लगते हैं। इसकी रीजन क्या है? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इट इज ड्यू टू इनर्शिया दैट वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड thus fall आउटवर्ड। ठीक है? ये बेसिकली इनर्शिया की वजह से ही होता है। ठीक है? या फिर सडनली ऐसा होता है कि जब बस का जो ड्राइवर है वो ब्रेक अप्लाई करता है तो वो जो मुसाफिर पीछे अचानक से अगर उसने ब्रेक्स अप्लाई की हैं, ठीक है, तो जो अचानक से ब्रेक सप्लाई करने की वजह से मुसाफिर को आगे की तरफ धक्का लगता है, तो ये भी हमारे पास एक इनर्शिया की एग्जांपल है। आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।